तो चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट सेगमेंट इस चैप्टर का। इस सेगमेंट में हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इस पूरे रेट ऑफ रिएक्शन। पूरा पर्टिकुलर हमारा केमिकल काइनेटिक्स बेस्ड है। इसमें बहुत सारी बातें, मैक्सिमम बातें जो हुई थी वो हमारी हुई थी रेट ऑफ रिएक्शंस पे ही। उसके अंदर हमने 3 सेगमेंट बांटे थे। सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या किया, कंसंट्रेशन के ऊपर बातें की, जिसके अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, हाँ उन दोनों के हाफ लाइफ, फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट, ये सब चीजें पढ़ी। लास्ट सेगमेंट इस चैप्टर का आता है, वो आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और इसके बाद एक आएगी कोलिजन थ्योरी। तो हम अब बातें करेंगे थोड़ी सी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और कैटलिस्ट वगैरह पे। तो हमारा लास्ट सेगमेंट का आगाज हो चुका है इस चैप्टर के अंदर। चलिए थोड़ी सी बातें करते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहां से शुरू होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, जैसा कि पीछे आप सभी ने पढ़ा होगा और आपको भी मैं बातें बताया था पीछे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, बताने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि आप पीछे जब हम फैक्टर इफेक्टिव रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें ये बातें बता दी गई थी। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बातें हमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल, जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है उसका रेट जो है वो बढ़ जाता है ना। ये बातें तो हमको पता है, ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर जो रिलेशन है, इस पर्टिकुलर रिलेशन को लेके आरेनियस नाम के एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने एक रिलेशन को प्रपोज किया। किसका रिलेशन? रेट कांस्टेंट। आरेनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, आरहेनियस इनका नाम था, एक सेकेंड स्पेलिंग करेक्टली। अरेनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को उठाया जिसमें इन्होंने एक रिलेशन दिया रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच। तो अरेनियस इक्वेशन के नाम से हम उस रिलेशन को जानते हैं। जो अरेनियस साइंटिस्ट थे, अरेनियस साइंटिस्ट ने एक रिलेशन दिया, अरेनियस प्रपोज्ड एन रिलेशन, या फिर इसी को आप इक्वेशन भी बोल सकते हैं। उन्होंने एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दिया, पर्टिकुलर इक्वेशन दिया, किसको रिलेट करते हुए, दैट रिलेट्स टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। कि टेम्परेचर का इफेक्ट रेट कांस्टेंट पे कैसे और किस एक्सप्रेशन के द्वारा पड़ता है, वो अरेनियस साहब ने अपने एक इक्वेशन के थ्रू रिलेट करके बताया था। और उस पर्टिकुलर इक्वेशन को आपको ये नहीं जानना है कि वो आया कहां से, डायरेक्टली उस रिलेशन को आपको याद रखना है। तो मैं सिंपली अभी उस रिलेशन को लिखने जाता हूं कि वो कौन सा रिएक्शन है जो किसको रिलेट करता है, रेट कांस्टेंट जिसको के से डिनोट किया जाता है और टेम्परेचर T। इन दोनों के बीच एक इक्वेशन का रिलेशन दिया अरेनियस साहब। अब वो इक्वेशन है क्या? तो वो इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू अरेनियस, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन। उन्होंने जो रिलेशन दिया वो था K इज इक्वल्स टू A एक्सपोनेंट्स का पावर EA अपॉन RT। ये पर्टिकुलर रिलेशन अरेनियस साहब ने दिया था, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि उन्होंने टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच रिलेशन को रखा है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है ये है तुम्हारा K इज इक्वल्स टू A एक्सपोनेंट की पावर माइनस EA अपॉन RT। अब जरा सा सारे टर्म्स के अंदर जो है उस पर थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। इसमें सबसे पहली बात होती है A पे। तो इसको जानते हो क्या बोलते हैं? इस A को बोलते हैं अरेनियस फैक्टर। समझ लो, एक जैसे हर पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर एक कांस्टेंट होता है, उन्होंने यहां एक कांस्टेंट जिसको अरेनियस कांस्टेंट या फिर अरेनियस फैक्टर बोला जाता है, अरेनियस फैक्टर A, या फिर इसको कई सारी बुक में लिखा जाता है और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। देखो ये एक्सपोनेंट के कहां है, बिफोर है, एक्सपोनेंट के पहले है, इसलिए इसको बोला जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। EA क्या है? EA याद कीजिए, EA भी आपको बताया गया था, ये है तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल, एक्टिवेशन एनर्जी। अब बात करेंगे अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, हालांकि पीछे तो बताया जाता है, बट एक बार मैं अभी इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो पहले तो लिख लीजिए कि ये एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन में EA का मतलब क्या है। EA का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी। EA का मतलब है हमारा
एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, ऑब्वियसली आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट। और जहां ये आपका टी है, ये टी इज योर टेम्परेचर। तो यही था अरेनियस की इक्वेशन। आपको जाने में दिलचस्पी नहीं रखनी है, बस इस रिलेशन को याद रखना है कहां से आया, तो अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को याद रख सकते हैं अभी के लिए, k इज इक्वल्स टू a e एक्सपोनेंट की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अब देखिए, अब इसके अंदर भी ये जो रिलेशन है, पर्टिकुलर रिलेशन है, ठीक है। इस पर अच्छा थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी को हम कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें हम क्या कर लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी पे कर लेते हैं। हालांकि आपको पता है, वैसे समझ के चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी इंट्रो ही दो। देखो एक्टिवेशन एनर्जी तो बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में पहले चीजें होती क्या है। केमिकल रिएक्शन को अगर आप पकड़ेंगे तो उसके अंदर दो ही चीजें होंगी, क्या, एक तो रिएक्टेंट। मान लो अगर यहाँ ए टू बी कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ जो रिएक्टेंट है, जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है ना। अब जान तो अब थोड़ा सा बात इस पे जानो, थोड़ा सा एक चीज जानो। एक्टिवेशन एनर्जी का नाम, एक्टिवेशन मतलब समथिंग इज रिलेटेड टू एक्टिवेट। तो यार रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए वो ऐसे ही अपने आप नहीं चल जाता है। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि रिएक्टेंट मान लो है ये, और रिएक्टेंट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट के अंदर, तो एक एनर्जी बैरियर होता है। तो इस रिएक्टेंट को उस एनर्जी बैरियर को पार करके ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है। तो रिएक्ट जो भी एनर्जी बैरियर होता है ना, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसी पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। आई थॉट एक्टिवेशन एनर्जी समझ आया होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट का एनर्जी बैरियर होता है कि अगर इतनी एनर्जी होगी तभी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, और उसी फिक्स्ड एनर्जी बैरियर को एक्टिवेशन एनर्जी या फिर डिनोट किया जाता है ई ए से, ठीक है। चलिए ये थोड़ी बातें हो गई एक्टिवेशन एनर्जी पे। अब जो ये हमारा पर्टिकुलर अरेनियस एक्सप्रेशन है, सवाल हमको इस पे नहीं करना, हमको ये जानना है कि है क्या। तो दिमाग में ये आ रहा है कि अगर सवाल आया अरेनियस इक्वेशन से तो वो कैसे करेंगे। तो इसका हम अगेन वही एक मॉडिफाइड वर्जन देखेंगे, किसके लिए, फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पसेज। तो जो हमको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए याद रखना है ना, जो हमको क्वेश्चन सॉल्विंग में जरूरत पड़ेगा, वो अभी हम उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे, और हमको याद रखना पड़ेगा कि वही सारे गिवन डेटा को पुट करके हम आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो यार क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। एक्सप्रेशन क्या है हमारा अरेनियस का, तो अरेनियस इक्वेशन अगर मैं एक बार और लिखता हूं तो मैं लिखूंगा क्या होता है, के इज इक्वल्स टू, यानी रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंट की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। चलिए जी, अब जो जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूं उस स्टेप को फॉलो करिए। सबसे पहले क्या कीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में लॉग ले लीजिए। तो अगर मैं लॉग ले लूंगा तो इधर भी हो जाएगा लॉग के इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लॉग ए एक्सपोनेंट की पावर ई ए अपॉन आर टी, ये वाला टर्म है ना। चलिए जी बिल्कुल सही, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया। अब आपको ये पता है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में एक और बात बताई जाती है कि लॉग ए इंटू बी वो होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी ये चीज किया था, हमने पिछले वीडियो में लॉग ए बाई बी वाली प्रॉपर्टी यूज की थी। ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ये होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो अगर ए इंटू बी होगा तो लॉग ए प्लस लॉग बी, और ए बाई बी होगा तो लॉग ए माइनस लॉग बी। अब ध्यान दो, मैं क्या करता हूं, मैं इस पर्टिकुलर को एक्सप्रेशन को ए मान लेता हूं, और ये जो एक्सपोनेंट की पावर माइनस ई अपॉन आर टी है इसको मैं बी मान लेता हूं, ठीक है। तो इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं लॉग की ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा लॉग ए इंटू बी, जैसे लॉग ए प्लस लॉग बी, तो मैं इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूं, लॉग के इज इक्वल्स टू, एक बार मैं क्या करूंगा लॉग ए ले लूंगा क्योंकि लॉग ए हमारा कैपिटल ए के बराबर है, ठीक है, प्लस एक बार क्या ले लूंगा लॉग एक्सपोनेंट की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है। दैट्स सो सिंपल। अब देखो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए तो वैसे ही रहेगा। अब ये देखो कभी भी क्या होता है ना, लॉग बेस ए होता है तो हमेशा ए आगे आ जाता है, ए लॉग ई हो जाता है। ये लॉग की एक और प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है, लॉग बेस टू दी पावर होता है, लॉग बेस टू दी पावर कुछ भी होता है तो वो टर्म आगे आ जाता है। तो वैसे ही ये जो टर्म है ये आ जाएगा आगे, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ई ए अपॉन आर टी। और लॉग बेस का पावर, लॉग जो बेस, लॉग का जो बेस होता है जिसको बोलते हैं लॉग ई, ये वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए, ठीक है। और ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ई ए अपॉन आर टी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ये जो एक्सप्रेशन है
ये एक्सप्रेशन है, हमको इसी का इस्तेमाल करके एक रिजल्ट हमको याद रखना है जो हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पसेस के लिए जो है वो क्या होगा, हमको यूज करना होगा। अब देखो इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। ध्यान क्या ही देना, देखो कि मान लो कोई भी एक रिएक्शन होता है, ठीक है, कोई भी एक रिएक्शन होता है जिसमें मान लो ए टू बी कोई प्रोडक्ट, ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो अब हमको क्या करना है ना कि दो डिफरेंट टेम्परेचर पे इस ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन, जो पर्टिकुलर रिलेशन हमारा आया है, इसको दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ ना कि मान लो मैं बोल देता हूँ कोई एक टेम्परेचर है एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1, ठीक है। तो टेम्परेचर T1 के लिए मैं क्या करूंगा, इसी एक्सप्रेशन में जहां जहां T है वहां T1 ले लूंगा, और जहां जहां रेट कांस्टेंट है वहां क्या करूंगा, K1 ले लूंगा, क्योंकि टेम्परेचर मान लो कुछ टेम्परेचर है T1, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर मैं इस एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ log K1 इज इक्वल्स टू log, ये तो हमारा ए ही रहेगा क्योंकि ए क्या है, अरे यार ए इज अरेनियस फैक्टर, अरेनियस कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो कांस्टेंट रहने वाला है ना, माइनस ई ए अपॉन आर T1, क्या बात है। तो कोई भी एक टेम्परेचर T1 के लिए यही एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं कोई और टेम्परेचर ले लिया एट अ टेम्परेचर T2, इसके लिए ये फैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, log K2 इज इक्वल्स टू log A माइनस ई ए अपॉन आर T2। चलिए जी, हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए आरएनएस इक्वेशन को हमने लिख दिया कि नहीं लिख दिया, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं, ठीक है। अब क्या करो, अब मेरे साथ करो, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों के दूसरे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखो मैंने इसको और इसको, ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, मेरे को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आएगा, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कैसे भी लिख सकता हूँ, क्या log K2 माइनस log K1, देखो ध्यान से, log K2 माइनस log K1, वैसे ही log A माइनस log A, ये तो जीरो हो जाएगा कट के, log A सेम में से माइनस करें तो जीरो हो जाएगा। और देखो अब क्या करना है मेरे को, अब देखो log K2 माइनस log K1, अब बचेगा क्या, EA अपॉन RT2, EA अपॉन RT2 माइनस माइनस ऑफ EA अपॉन RT1, होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं किया है मैंने, सेकंड वाले को फर्स्ट में से माइनस किया। समझ आ रहा है कि मैं किया क्या हूं, समझ आ रहा है कि मैं क्या हूं, माइनस किया हूं। अब मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करके क्या लिख सकता हूं, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT2। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, क्या बात है, इसको थोड़ा सा और अगर मैं सुधार दूं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2। मैंने सीधा करके ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को हमको याद रखना है, इसी एक्सप्रेशन को हमको याद रखना है। इसको अगर और सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये log A है, ये log B है, वाह वाह, log A माइनस log B, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log A बाई B, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको मैं log K2 माइनस K1 लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू, अब इसमें क्या करो, देखो ये अपन R दोनों में कॉमन आ रहा है, बोलो बोलो बोलो, कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। देखना बहुत सारे बुक में, इवन हमारे एनसीईआरटी में भी ये एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखा गया है। तो ये है हमारा वो एक्सप्रेशन जिसको हमको इस्तेमाल करना है हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पसेस के लिए। तो आरएनएस इक्वेशन का ये है मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो और आइए आपके लिए मैं कर देता हूँ, EA अपॉन R को बाहर ले लो। अब देखो ये क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम लोगे तो T1 इंटू T2 हो जाएगा, T2 माइनस T1 होगा, ठीक है। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो बोलो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, है ना। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या, T1 इंटू T2, T2 माइनस T1, क्या बात है, सही है। ये है हमारा मॉडिफाइड फॉर्म, किसका किसका, आरएनएस इक्वेशन। इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर आरएनएस इक्वेशन का पूरा टॉपिक। आई थॉट आरएनएस इक्वेशन कहां से आया, समझ आया होगा सारे रिलेशन, ठीक है। चलिए अच्छा, अब ना एक बड़ा अच्छा सेक्शन होता है, कई बार जनरली को क्या किया जाता है ना, कई बार जनरली को क्या किया जाता है ना, ग्राफ से, ठीक है, ग्राफ से हमको ऑर्डर पूछ देता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, ग्राफ देखिए, है ना, ठीक है। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, हम ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं,
सवाल है कि ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ से कैसे कैसे हम समझेंगे कि कौन सा रिएक्शन, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। तो देखो मैं 2-3 ग्राफ बना देता हूँ, वो ग्राफ आप याद रखिएगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। और मैं जो ग्राफ बनाने वाला हूँ वो ग्राफ बनाने वाला हूँ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ, ठीक है, ठीक है। तो आइए 2-3 ग्राफ को जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं, 2-3 ग्राफ को जल्दी से यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। चलिए जी, तो हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया जल्दी से, ठीक है। आइए अब हम प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। देखिए ये रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है, तो इधर रहेगा रेट और इधर हमारा क्या रहने वाला है, इधर हमारा रहने वाला है कंसंट्रेशन, ठीक है। इधर हमारा क्या रहने वाला है, कंसंट्रेशन, ठीक। चलिए कंसंट्रेशन। अगर ये ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है, क्या रेट जो कि कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट, हर एक कांस्टेंट पर्टिकुलर, हर एक कंसंट्रेशन पे जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर आपको ग्राफ कभी भी ऐसा दिखता है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये ग्राफ किसका है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। किसका है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है, देखो मैं तुमको ना प्रॉपर समझा देता हूँ कि कैसे जीरो ऑर्डर का, ठीक है। याद करने को तो आप रटा मार के याद कर सकते हैं कि हाँ, जब भी ऐसा हमको ग्राफ दिखता है, ऐसा कांस्टेंट रेट का ग्राफ, कंसंट्रेशन में कांस्टेंट रेट का ग्राफ, तो जीरो ऑर्डर का है। कैसे जीरो ऑर्डर का है ये भी देखो, ठीक है। मान लो अगर कोई रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन फ्रॉम ए टू बी वो जा रहा है, ठीक। अगर मेरे को इसका रेट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसको डीए अपॉन dt, डीए अपॉन dt इज इक्वल्स टू के ए, ठीक। अब देखो मेरे को क्या करना है ना, यहां देखोगे ना तो आपको यहां से क्या समझ आएगा कि रेट जो है वो पूरे रास्ते कैसा है, कांस्टेंट है। रेट तो चेंज नहीं हो रहा है, रेट क्या है, पूरे रास्ते कांस्टेंट है। तो अगर मेरे को ये वाले एक्सप्रेशन में रेट को कांस्टेंट करना है तो जाहिर सी बात है इसका कंसंट्रेशन मैं जीरो करूंगा, तभी तो डीए अपॉन dt की वैल्यू कांस्टेंट के बराबर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, बोलो, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। इसका मतलब मैंने क्या किया है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर को जीरो किया है। इसका मतलब ऑब्वियसली ये जो ग्राफ है वो कैसा है, जीरो ऑर्डर का। क्या बात है। तो आज से ऐसा कभी भी ग्राफ दिखेगा जिसमें आपको रेट कांस्टेंट दिखता हो तो आप समझ जाएंगे कि ये किसका ग्राफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। वैसे ही इधर अगेन मैं लेता हूं रेट और इधर मैं क्या लेता हूं, कंसंट्रेशन। अब देखो, अब अगर दूसरा नेचर का ग्राफ, दूसरा नेचर ग्राफ कैसा, अगर कभी भी ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिखता है, ओहो ऐसा, तो आप समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ है। सवाल है कैसे, रखने को तो हम याद कर सकते हैं लेकिन कैसे। अगेन वही एक केस ले लो कि एक कोई रिएक्टेंट ए है जो बी प्रोडक्ट बना रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में। इसके लिए अगर मैं क्या करूंगा, क्या मैं डी अपॉन डी टी यानी रेट लिखता हूं, तो रेट ला एक्सप्रेशन के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसको के ए। अब देखो, अब सवाल है कि यहाँ पावर क्या डाले, पावर देखो क्या हमको क्या लाना है। ये ग्राफ का नेचर है y इज इक्वल्स टू mx। ये ग्राफ का नेचर कौन सा नेचर है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसके लिए अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ये y इक्वल्स टू mx का ग्राफ जिसमें इंटरसेप्ट है जीरो, ठीक है। अब मेरे को y इक्वल्स टू mx करना है तो अगर देखो x एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन है, और y एक्सिस पे क्या है, तुम्हारा रेट है। तो देखो x पे तुम्हारा कंसंट्रेशन, y पे तुम्हारा रेट, तो ऑब्वियसली क्या करना होगा, जाहिर सी बात है, और ये हमारा क्या है, m है। तो अगर मेरे को ऐसा एक्सप्रेशन रखना है तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, समझ में यही आ रहा होगा कि कंसंट्रेशन की पावर को अगर मैं 1 ले लेता हूं तभी तो डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो अगर ऐसा कभी भी ग्राफ दिखता है तो आपको तुरंत क्या समझ जाना है कि ये जो ग्राफ है वो कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ। चलिए जी, अब सवाल आता है ना, एक ग्राफ और दिखता है। कैसा ग्राफ, ये वाला ग्राफ बड़ा बड़ा अच्छा ग्राफ है क्योंकि ये ग्राफ जनरली बताया नहीं जाता, इस वजह से। जब भी ऐसा ग्राफ दिखता हो किसके किसके बीच, याद रखना ये सारे ग्राफ रेट और कंसंट्रेशन के बीच है। किसके किसके बीच है, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन। मैं लिखा भी हूं यहाँ, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन। अब ये ग्राफ अगर ऐसा दिखता है ना, कैसा, पैराबोलिक ग्राफ, इसको बोलते हैं पैराबोलिक माउथ ओपनिंग अपवर्ड। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक माउथ ओपनिंग अपवर्ड। तो ग्राफ अगर ऐसा दिखता है तो कैसे समझेंगे, याद रखिए अगर ग्राफ ऐसा दिखता है तो ये ग्राफ है सेकेंड ऑर्डर का। जी हाँ, ये ग्राफ है सेकेंड ऑर्डर का। सेकंड ऑर्डर का ग्राफ याद रखना, बिल्कुल याद रखना है जी, बिल्कुल याद रखना है। ये ग्राफ जो है वो सेकंड ऑर्डर का है। अच्छा देखो, इसको प्रूव करते हैं कैसे सेकंड ऑर्डर का है। ये बताओ इस ग्राफ का इक्वेशन कैसा होना चाहिए। ऑब्वियसली एक पैराबोला है, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। अरे भाई साहब, यानी कि हमको एक्सप्रेशन कैसा लेना है, वही एक बार और केस ले लीजिए, रिएक्टेंट ए वो बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसके लिए अगर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा, डी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के ए की पावर। अब देखो यहाँ पावर 2 होना चाहिए क्योंकि पावर 2 होगा तभी ये y इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर। अरे रे 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 रे,
इसका मतलब ये ग्राफ किसका है, सेकंड ऑर्डर का है। ठीक है, सेकंड समझ में आ गया। ये 3 नेचर ऑफ ग्राफ आपको याद रखने हैं। इससे आप अगर ग्राफ दे तो ग्राफ से भी समझा जा सकता है कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन। बोलिए क्लियर है? चलिए जी, अब ऐसा ही कुछ ग्राफ क्या होता है ना, अब देखो जरा। अब ये तो किसके किसके बीच का ग्राफ था, रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का ग्राफ था। मैं क्या करता हूँ ना, एक और आपको एक और जो है वो बातें बताता हूँ इसके अंदर आपको, और वो बातें जो है वो है आपकी, अगर ग्राफ हो, अगर वो ग्राफ हाफ लाइफ, अगर वो ग्राफ हाफ लाइफ वर्सेस इसका हो, कंसंट्रेशन का हो हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन, और इस में हम कंसंट्रेशन लेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन को। इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब, अरे ए नॉट याद करो, इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब शुरुआत का कंसंट्रेशन ए नॉट। ठीक है, अगर ये ग्राफ कभी आपको कैसा कैसा, ये चार दो तीन नेचर जो है, ये दो तीन नेचर आप याद कर लीजिए, ये 3 नेचर पीछे किसके किसके बीच, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच, तो आप डायरेक्टली ऑर्डर बता सकते हैं। और मैं जो बताने वाला हूं हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच। ठीक है, तो ये बड़ा ये फेमस चीज है, तो इसको काट छाट के बड़ा निकाल के ये चीजें मैं आपको दे रहा हूं यहाँ। ठीक है, कि अगर आप ग्राफ याद कर लेंगे तो आपको पता चलेगा डायरेक्टली कि ऑर्डर कौन सा है, क्योंकि जनरली बहुत सारे एग्जाम्स में ग्राफ देके पूछ दिया जाता है कि ऑर्डर कौन सा है। ठीक है, तो ग्राफ देखना है सबसे पहले आपको। अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन का ग्राफ है तो मिलाइए कि अगर ये तीनों में से कोई ग्राफ है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर अगर ग्राफ जो है वो हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का हो तो भी आप पकड़ सकते हैं कि वो जो नेचर होने वाला है, ठीक है, वो कौन सा ऑर्डर का काइनेटिक्स फॉलो करेगा, सॉरी जो केमिकल रिएक्शन है वो कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। ठीक है, तो अगला ग्राफ सेक्शन में हमारा है वो है हमारा हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन। तो थोड़ा समय दीजिए और मैं जल्दी से इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूं। चलिए जी, तो ये हमारा ग्राफ जो है हमने फटाफट ड्रॉ कर लिया। अब हम ग्राफ किसके किसके बीच प्लॉट करेंगे, हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। चलिए जी, तो इधर हम ले रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन जो है हमारा ए नॉट। ठीक है, और इस साइड हमारा जो लेने वाले हैं, हम क्या लेने वाले हैं, टी हाफ। टी हाफ मतलब हाफ लाइफ। चलिए आइए, सबसे पहले जो ग्राफ का नेचर आता है ना, ठीक है, हाफ लाइफ के लिए वो कैसा आता है, जीरो ऑर्डर। किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। कैसे पहचानेंगे कौन सा ग्राफ जीरो ऑर्डर का है, अगर कभी भी ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिखता है, ओहो किसके किसके बीच का ग्राफ, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ, कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिखता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जीरो ऑर्डर ग्राफ है। अब रट्टा तो मार सकते हैं वापस, लेकिन फिर मैं इसका लॉजिकल एक्सप्लेन दूंगा कि कैसे। देखो ऑब्वियसली ये वापस से जो नेचर आपको कैसा दिख रहा है, वाई इक्वल्स टू mx का नेचर दिख रहा है। ग्राफ ये किस इसका स्ट्रेट लाइन का नेचर देखे तो क्या लिखे, वाई इक्वल्स टू mx है। ठीक है, हाफ लाइफ जरा याद कीजिए, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन होता है ए नॉट अपॉन 2k। ओके 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 ओके, ए नॉट अपॉन 2k। अच्छा जी, अच्छा इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 2k इंटू ए नॉट। अरे बिल्कुल लिख सकता हूं जी, लिख सकता हूं। ये देखिए हाफ लाइफ वाई एक्सिस पे है, ए नॉट एक्स एक्सिस पे है, ओहो और स्लोप यहाँ है। ओके ओके ओके, और ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन तो जीरो ऑर्डर का होता है, यानी y इक्वल्स टू mx अगर हमको लाना है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जब भी आपको हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच ऐसा दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि ये किसका है, हाफ लाइफ। किसका है, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच जो ग्राफ है वो किसका है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का। ओह चलिए जी, पहला नेचर भी देखो, तुम ग्राफ खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, तुमको बस ना एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन किसका होता है, जीरो ऑर्डर का होता है, और इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जो नेचर है y इक्वल्स टू mx का आया है, और ये जो ग्राफ है इसका भी नेचर y इक्वल्स टू mx है, इसीलिए ये जो ग्राफ बिलोंग करता है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को बिलोंग करता है। क्या बात, अगर कभी भी आपको किसके किसके बीच का ग्राफ, टी हाफ यानी हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ कभी भी अगर आपको ऐसा कांस्टेंट दिखता है, ओके ओके बॉस, अगर ये कांस्टेंट दिखेगा तो आपको दिमाग में ये बात हिट करनी चाहिए, ये ग्राफ जो है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का है। अच्छा ये खुद देखो ना यार, खुद देखो और देख के समझो। क्या देख के समझा जा सकता है इससे, इससे यही समझा जा सकता है कि ये जो ग्राफ का नेचर है, इस पर्टिकुलर ग्राफ नेचर में क्या तुमको दिख रहा है यार, कांस्टेंट दिख रहा है। हाफ लाइफ हर एक पॉइंट पे, हर एक कंसंट्रेशन पे, चाहे कंसंट्रेशन इतना हो चाहे कंसंट्रेशन इतना हो, दोनों पॉइंट पे तुमको क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है। इसका मतलब तो यही है ना कि यार हाफ लाइफ डिपेंड ही नहीं कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, तभी तो ऐसा ग्राफ आएगा। अरे बिल्कुल आएगा जी, बोलो हाँ या ना। अरे यार हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तभी तो ऐसा कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ आया है। इसका मतलब हम क्या पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर पढ़े थे ये बात कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो हाफ लाइफ होता है वो डिपेंड ही नहीं करता है। अरे क्यों, क्योंकि यार देखो ना, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ एक्सप्रेशन लिखूंगा तो हाफ लाइफ एक्सप्रेशन के अंदर कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन तो आ ही नहीं रहा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर का। देखो यार यहाँ डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, यहाँ हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड, हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन।
है कि नहीं? क्योंकि यार फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ एक्सप्रेशन में इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म ही नहीं है, इसका मतलब ऐसा ग्राफ जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का ही हो सकता है। अभी जो हमारा थर्ड नेचुरल ग्राफ है ना, इस थर्ड नेचुरल ग्राफ में अगेन ये भी किसके किसके बीच, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट के बीच है। देखिए हालांकि सेकंड ऑर्डर में पढ़ाया नहीं, ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूं, आपको रिलेशन याद करा देता हूं, ठीक है, रिलेशन नहीं मतलब नेचर ऑफ ग्राफ याद कर लो, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ एक्सप्रेशन आपको नहीं पता है, मैं पढ़ाया भी नहीं, इसीलिए इसका डायरेक्ट आप एक ग्राफ याद कर लीजिए। इसका जो ग्राफ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इसमें आप समझ जाइए कि सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए अगर ग्राफ कभी भी आपको ऐसा दिखता हो, कैसा, ऐसा, कैसा, ऐसा, तो आप समझिएगा कि ये जो ग्राफ है ये किस ऑर्डर को फॉलो करता है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। बस एक चीज आप याद कर लीजिए कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर जो उसका हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ यही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो आपको ये तीनों नेचर आई थॉट ग्राफ के समझ में आ गए होंगे। ये आपका जीरो ऑर्डर के लिए, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए और ये आपका सेकंड ऑर्डर के लिए। तो यहाँ खत्म होता है आपका ग्राफ वाला सेक्शन, ठीक है। चलिए जी, अब ये ग्राफ खत्म करने के बाद ना अब इसके अंदर एक और सेक्शन आता है, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ी बातें होती है कैटलिस्ट पे। किस पे होती है बातें? कैटलिस्ट। तो अब हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट किस पे? ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ओहो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो समझो कि कैटलिस्ट होता क्या है। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस, कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, जो क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को ना बदल देता है, चेंज कर देता है। कैटलिस्ट जो है, ये मत याद रखिएगा, बहुत लोग को देखो काफी मिसकंफ्यूजन होता है इसके बारे में। वो ये समझ रहे हैं कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। नहीं नहीं नहीं, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकता है, ठीक है। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकता है। हालांकि सरफेस केमिस्ट्री तो इस साल रिमूव है, नहीं तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर बताया जाता है कैटलिस्ट के दो टाइप्स, ठीक है, एक एक्टिवेटर और एक प्रोमोटर, ठीक है। प्रोमोटर को ही एक्टिवेटर बोलते हैं और एक प्रोमोटर होता है, एक पॉइजनस होता है। तो यार देखो, कैटलिस्ट का काम है ना सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करना, वो अल्टर कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, वो बढ़ाता घटाता डिपेंड करता है, ठीक है। बट ये मत याद रखिए, ये मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा होता है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। नहीं नहीं नहीं, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता नहीं है, वो बढ़ा भी सकता है, वो घटा भी सकता है। इसीलिए इसके लिए शब्द यूज किया जाता है, इट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, या फिर इट अल्टर द केमिकल रिएक्शन। तो इसको ऐसे लिखो, कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस which alter the rate of a reaction, the rate of a chemical reaction। लिखो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन इसकी खास बात ये होती है ना कि ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ओ मतलब बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए अगर वो केमिकल रिएक्शन के रेट को बदल दे रहा है, उस केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं कैटलिस्ट। ये रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं लेता, ठीक है। तो इसके बारे में आई थॉट यार ये पीछे बता दिया गया होगा आप लोग को, जब आप हम क्या पढ़ रहे होंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे कि कैसे इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो उस बार बताया जाता है कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिंग में चीज बताई जाती है। इसलिए मैं ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, तो उसमें बता देता हूँ कैटलिस्ट होता क्या है, ठीक है। विदाउट इटसेल्फ, इसको लिख लो, विदाउट अंडरगोइंग, है ना, या फिर इसको ऐसे लिखो, विदाउट itself undergoing, ज्यादा सही रहेगा, without itself undergoing, without itself undergoing any chemical change, ठीक है। चलिए जी, तो ये कैटलिस्ट का एक डेफिनेशन हो गया। हमको समझ आना कि यार ये कर क्या सकता है। जैसे मैंने बताया कि ये क्या करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देगा। अब सवाल है कि कैटलिस्ट जो है वो रेट कैसे कैसे चेंज करता है। इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसको हम समझेंगे एक एनर्जी डायग्राम से। ओ किससे? एनर्जी डायग्राम से। देखो मैं आपको यहाँ एक ग्राफ, समझ लीजिए एक डायग्राम बनाता हूँ और उस डायग्राम से आपको मैं समझाऊंगा कि कैटलिस्ट करता क्या है। सबसे पहली बात एक नोट पॉइंट याद कर लीजिए, कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, याद रखिए कैटलिस्ट का यूज क्या है, मेन यूज कैटलिस्ट का क्या है। कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करता है, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है
रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसी एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को ही घटा देता है। ओ, यानी कैटलिस्ट का काम मेनली क्या है किसी रिएक्शन के अंदर? एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम करना। इट डिक्रीजेस, कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। ये क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को डिक्रीज कर देता है। अब बताओ, तुम्हारे पास एनर्जी बैरियर था, मान लो तुमको रिक्वायरमेंट था 4 किलो जूल एनर्जी की, कहां से कहां? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने में, ठीक है। अब तुमने कैटलिस्ट डाला और मान लो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी वो घट के 2 किलो जूल हो गई। अब बताओ, फर्स्ट केस या सेकेंड केस, दोनों में से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना किसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो कितनी जल्दी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए? ऑब्वियस सी बात है यार, जिसमें कम एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो फटाक से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कैटलिस्ट एक्चुअली यही करता है, और हम समझते हैं कि कैटलिस्ट जो है उसने क्या किया, रिएक्टेंट को चेंज कर दिया। उसके पीछे का मैकेनिज्म समझो। मैकेनिज्म क्या है कि किस कैटलिस्ट को जब भी हम डालते हैं किस केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को डिक्रीज कर देता है, जिसके वजह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो तुरंत, रिएक्टेंट जो है वो अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और रेट ऑफ रिएक्शन उसी को तो बोलते हैं क्या, कि कितना जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसी की वजह से क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको हम एक एनर्जी डायग्राम से समझेंगे। यहां मैं एनर्जी डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। मैं यहाँ 2 ग्राफ खींचता हूं। इधर मैं ले रहा हूं, जनरली हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, इसलिए हम इधर क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और इस साइड में क्या ले रहा हूं, इस साइड में ले रहा हूं ना, रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक। अब देखिए, मैं आपको ना एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, और इस ग्राफ ड्रॉ कर लेने के बाद मैं समझाता हूं कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। तो ये मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का कुछ बैरियर था, यहाँ कुछ वैल्यू थी एनर्जी की यहाँ, ठीक है। और मैं एक और यहाँ बैरियर ड्रॉ करता हूँ, ठीक। जरा ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ग्राफ खींचा है, कौन सा ग्राफ खींचा, मैंने एक ग्राफ खींचा ऐसे, चलिए जी, बिल्कुल सही। और मैंने एक और ग्राफ खींच दिया ऐसे, ठीक, ठीक है। अब देखिए, मैं इस वाले पॉइंट को बोलता हूं रिएक्टेंट। अभी मैं समझाता हूं कि मैं कर क्या रहा हूं, और इसको मैं बोलता हूं प्रोडक्ट, ठीक। देखिए, अब जरा ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है। मान लो मैं बोलता हूं इस ग्राफ के अंदर रिएक्टेंट के पास पहले से ही कुछ ना कुछ एनर्जी थी, ठीक है। ऑब्वियसली हर मॉलिक्यूल के पास पहले से कुछ ना कुछ उसके पास एनर्जी होती है, तो रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, उसको पहुंचना है यहाँ प्रोडक्ट पे। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अभी क्या बताया था कुछ देर पहले, पीछे ये बात बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, आई थॉट दिख नहीं रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक मिनिमम एनर्जी बैरियर चाहिए होता है, ठीक है। तो शुरुआत में ये जो एनर्जी बैरियर थी ये इतना चाहिए था। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ एक पहाड़ है, ठीक है, इस साइड आप खड़े हैं और इस साइड आपका दोस्त खड़ा है। आपको एक पत्थर जो है वो यहां से इस दोस्त के पास भेजना है, तो आप क्या करेंगे, यहां से अपनी पूरी एनर्जी लगा के फेंकेंगे, तो ये पत्थर आपके इस दोस्त के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अब एक और सिनेरियो ऐसा ही कीजिए, ठीक है, एक और सिनेरियो ऐसा ही थोड़ा इमेजिन कीजिए। अब इस बार क्या किया ना, इस बार मैंने इस पहाड़ को यहां से तोड़ दिया, ये इतना हिस्सा मैंने गायब कर दिया, ठीक है। सेकंड केस के अंदर मैं यहां बनाता हूं उसको, मान लीजिए पहाड़ थोड़ा छोटा हो गया, आप अगेन वही है, आपका दोस्त अगेन वही है, और आपको फिर से वही एक बॉल उठा के और आपके दोस्त के पास भेजना है। अब क्या करेंगे, यहाँ अगेन फेंकेंगे कुछ एनर्जी से और यहाँ चला जाएगा। अब दोनों केस में डिफरेंस क्या है ना, दोनों केस में अंतर समझिए। दोनों केस में अंतर क्या है कि पहले आपको थोड़ी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, क्यों, थोड़ा सा आपको दम लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा तेज फेंकना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा कहीं बॉल टकरा ना जाए इससे, है ना। तो यहाँ आपको एनर्जी की जरूरत ज्यादा थी, यानी आपके लिए जो बैरियर था वो इतना ज्यादा था पहले शुरुआत में, ठीक है। आपके पास कुछ एनर्जी थी, आपके पास दम था, आपने अपने कुछ दम लगा के उस बॉल को, उस स्टोन को फेंका, तो आपके पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी है, आपको बैरियर क्रॉस करना है इसको, ठीक है। तो यहां जब आप फेंकेंगे तो ये जाएगा, फिर इस बैरियर क्रॉस करके आपकी दोस्त में पहुंचेगा। लेकिन दूसरे केस में देख रहे हैं तो इस बैरियर को कम कर दिया गया। अब आप आसानी से यहाँ कम एनर्जी अगर आपके पास हो तो आप इजिली यहां से यहां बॉल को भेज सकते हैं। सेम केस यहां अप्लाई कीजिए। अब तो आई थॉट विजुअलाइज एकदम क्या हो, मैं कहना क्या चाहता हूँ, सेम केस यहां लगाइए। सेम जब यहां लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मान लीजिए आपका रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो यहां है जहां मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। रिएक्टेंट के पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी है, और आपको जो कन्वर्ट होना है वो पहुंचना है यहाँ इस प्रोडक्ट के पास। आपको कहां से पहुंचना है, आपको यहां से पहुंचना है यहाँ, जी बिल्कुल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में आपका जो एनर्जी चाहिए था, इस पर्टिकुलर एनर्जी को क्या बोलते हैं, यही तो है हमारा ईए, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी शुरुआत में इतनी एनर्जी जरूरत थी,
लेकिन देखिए एक और ग्राफ मैं आपको ड्रॉ किया हूं और इस ग्राफ का एनर्जी बैरियर में बनाऊंगा तो वो एनर्जी बैरियर कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, अब सेकंड केस में देखो तो ये ग्राफ जो है तो थोड़ा सा क्या हुआ है, झुक गया है। पहले एनर्जी बैरियर इतना ज्यादा था, अब एनर्जी बैरियर इतना ही चाहिए। इसको बोलते हैं ईए, इसको भी बोलते हैं हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन 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 ये सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है विथ कैटलिस्ट। ओ, और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये विदाउट कैटलिस्ट है। क्या बात है, मतलब इस ग्राफ के अंदर जो पहला आपको कर्व दिख रहा है जो थोड़े ऊपर है, वो कौन सा कर्व है, उसके लिए जो बैरियर है उस एनर्जी बैरियर को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। मतलब आपने कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर वो कैटलिस्ट अभी नहीं डाला था, तो ये देखिए बैरियर जो है उसका टिप जो है वो मैक्सिमम पॉइंट जो है वो यहाँ है। लेकिन जो ही आपने कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर डाल दिया, अब इसका मैक्सिमम पॉइंट यहाँ आ गया, यानी ये जो ग्राफ है थोड़ा सा नीचे दब गया। तो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट का ग्राफ, और ऊपर लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट का ग्राफ। तो आई थॉट ये जो पर्टिकुलर मैंने यहाँ जो एक एक्सप्रेशन यहाँ जो मैं लिखा हूँ यहाँ कि कैटलिस्ट क्या करता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर चाहिए होती है उसको घटा देता है। तो आई थॉट ये एनर्जी डायग्राम से तो आपको अब समझ आ गया होगा कि कैटलिस्ट काम क्या करता है। कैटलिस्ट काम क्या करता है, ये एनर्जी बैरियर को डिक्रीज कर देता है। समझ आया? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।